जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। हुँ, तो जो बातचीत आईआईटी बाबा अभय सिंह गिरवाल कह रहे हैं कि उनकी अपनी प्रक्रिया में जहाँ चेतना पहुंचती है, जहाँ से चेतना का जन्म होता है और जहाँ चेतना अपने आप में एक स्वतंत्र कोई एक उसका अस्तित्व है, उसमें ओशो जो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, उसमें कहीं संभोग है ही नहीं। वो हुँ, आपके अपने चैतन्य प्रक्रिया आपके शरीर के अंदर से वो चेतना पैदा करनी होगी, वहां से आपको उस तरफ जाते हैं। जबकि ओशो रजनीश इस तरफ सोचते तक नहीं है। वो हुँ, ऐसी कोई चेतना उनके पास है ही नहीं जो आईआईटी बाबा अभय कह रहे हैं, और उनकी एकमात्र प्रक्रिया पूरी चेतना की उनकी प्रक्रिया में है कि पहले एक ऐसी कोई भूख है, यानी हजार इच्छाओं के बीच में कोई ऐसी एक इच्छा है। लेकिन यह नहीं, ओशो भी बताते हैं कि अगर एक इच्छा मर गई तो क्या दूसरी इच्छा नहीं पैदा होती। हुँ। बाबा वह कहते हैं कि नहीं, अगर चेतना आपके पास आ गई तो फिर आपके पास कोई इच्छा पैदा ही नहीं होगी। जी। देखिए, इसमें मैं जिस तरह से इस बात को समझना चाहता हूँ खुद भी, और मुझे लगता है कि इस बात को हम सब लोगों को समझना होगा कि यह जो बात आपने कही, एक तरफ चेतना है और एक तरफ काम है। तो काम ऊर्जा की बात हम लोग कर रहे हैं, या काम वासना की बात कर रहे हैं, या काम क्रिया की बात कर रहे हैं, एक तो सवाल ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम चेतना किस चीज़ को कह रहे हैं। तो ये दो पहलू हैं। हमने क्या किया है, हमारे दिमागों में एक चित्र छपा हुआ है कि काम जैसे ही बोलेंगे तो एक चित्र सामने आ जाएगा। जैसा वो क्या नाम है, हमारे वो आचार्य रजनीश का भी कहना था कि हमें जिन चीज़ों के बारे में बाकायदा बताया जा चुका है, जिन्हें हमें व्याकरण या हमें अक्षरशः दिखाया जा चुका है, और फिर उनके चित्र हमारे दिमागों में छायाएं बनकर छपे हुए हैं, यानी हमारी जो स्मृति है उन पर बाकायदा उनका प्रत्यावर्तन होता रहता है। तो वही बात आप देखिएगा कहीं न कहीं टकराती है हमारे आईआईटी के अभय सिंह से। अभय सिंह ने भी लगभग इसी तरह की बातें की हैं कि हमारे दिमागों में ये आईआईटी बाबा ने कहा कि मेज अगर कहा गया तो हमें बताया गया कि मेज इस तरह की होती है, मेज का प्रारूप यह होता है। मूल रूप से बुनियादी जो मेज का स्वरूप है वो बता करके हमें पढ़ा दिया गया। इसी तरह से जानवरों के बारे में बताया गया, इसी तरह से प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताया गया। वो सारी स्मृतियाँ हमारे भीतर मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात हमें यही समझनी होगी कि जो चेतना है और जो काम ऊर्जा है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, और इन दोनों को अलग-अलग स्वरूपों में कैसे देखा जा सकता है, और इन दोनों के ना होने पर मनुष्य कहाँ खड़ा होगा। एक तरफ चेतना की बात की जा रही है और दूसरी तरफ काम ऊर्जा की बात की जा रही। तो क्या दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप है, एक दूसरे के साहचर्य हैं, एक दूसरे से ऊर्जा लेते और देते रहते, यानी आदान और प्रदान हो रहा है स्मृतियों का काम ऊर्जा से और काम ऊर्जा का चेतना से। इस तरह की क्या कोई हमारे पास आकृतियां मौजूद हैं, या साइंटिफिकली हमारे पास स्मृतियों में काम ऊर्जा से ही सारी सृष्टि के भीतर संचालित हो रही हैं चीजें। तो मैं आपको इसको कुछ छोटी छोटी जो पहलू हैं उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा। ओशो कहते हैं कि जो सारी इच्छाएं हैं वो पैदा कहाँ से हो रही हैं। इच्छाओं का पैदा होना चेतना से नहीं, इच्छाओं का पैदा होना हमारे काम से शुरू होता है। अगर काम हमारे पास है, काम ऊर्जा हमारे पास है, तो हमारे पास इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों से ही स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छाओं का संचालन होगा। और उन इच्छाओं में कौन सी इच्छाएं प्रबल हैं, कौन सी इच्छाएं सदेच्छा से भरी हैं, और कौन सी इच्छाएं विकृतियों या विकारों से भरी हैं, इनका जो क्या कहते हैं पूरा एक अभ्यास है, वो हमारे आदि गुरुओं से लेकर के और अब तक, चाहे वो विभिन्न रूपों में शंकराचार्य हों, चाहे विभिन्न रूपों में हमारे
गुरु रहे हों, हमारे ऋषि रहे हों, मुनि रहे हों, या हमारे पिता पितामह और पितामह के पिता यानी हमारे आदि देव ये रहे हों, हमारे पूर्वज रहे हों, इस चीज को समझना पड़ेगा बहुत धैर्य के साथ कि काम ऊर्जा से जब संचालित हो रहा हो संपूर्ण शरीर, और यह साइंस ने सिद्ध किया है कि जैसे जैसे काम ऊर्जा क्षीण होती है वैसे वैसे हमारी स्मृति पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे सभी अंगों के स्खलन का, हमारे अंगों के बिल्कुल नीचे जाने का क्रम, हड्डियों के कमजोर होने का क्रम, खाल के झूल जाने का क्रम और शिथिल पड़ने का क्रम, धमनियों और सिराओं का, यह सब काम ऊर्जा से संचालित हो रहा है। जिसे हम आयु के रूप में देखते हैं, वो आयु दरअसल समय से निर्धारित की गई है कि हमारे पास 24 घंटे का एक समय है, हमने निर्धारित किया है। वह निर्धारण, उस पर भी बहस हो सकती है कि निर्धारण किसके हिसाब से किया गया होगा, कि उसके लिए हमारे पास वैदिक वांग्मय से लेकर समय निर्धारण का ऋषियों का पूरा एक आभा मंडल है, जिसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारा धार्मिक हिंदू कैलेंडर पंचांग जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर, कि ब्रह्म वर्ष के आधार पर, सूर्य के आधार पर, चंद्र के गतियों के आधार पर, या बृहस्पति के आधार पर, ये जो नक्षत्र हैं इनके घूर्णन और गतियों के आधार पर हमने समय की सीमाओं, समय के परिक्रमा को देखा है। और सूर्य के आधार पर, सूर्य की जो परिक्रमा है पृथ्वी के साथ, उसको लेकर के हमने 24 घंटे में डिवाइड कर ली है चीज। एक तो ये है। ऐसे में दिन शुरू होता है और दिन दोपहर होती है और फिर शाम होती है, ढलता है दिन, और फिर एक नई सुबह होती है। तो यही जीवन ऊर्जा के चरण में वो ओशो कहते हैं कि हर रोज हमारा स्खलन होता है, हर रोज हमारा क्षरण होता है, और हर अगले दिन हमारा नया स्वरूप, नई ऊर्जा, नया काम का आवेदन हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय और चेतना, इच्छाओं, इंद्रियों सब पर पड़ता है। और हम पुनः तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए कि आज हम किन किन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रारूप होंगे उसके, और उनके लिए हमें सामाजिक जो पाठ्यक्रम हमारा बताया गया कि हम अच्छा बुरा, सही गलत आचरण जिसे हम कहते हैं, और अनुशीलन और अनुशासन जिसे हम कहते हैं, उसके भीतर रहकर कैसे पूरा किया जाए कि जब हम पाप जिसे कहते हैं और पुण्य कहते हैं, ऊर्जा के बगैर शरीर का या फिर शरीर के भीतर संचालित हो रही इंद्रियों का और इंद्रियों के भीतर संचालित हो रहे आवेगों का, संवेगों का, और उन संवेगों से संचालित हो रही चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक तरफ तो यह दर्शन हमको देखने को बाकायदा मिल जाता है, दूसरी तरफ केवल और केवल हम जब चेतना की बात कर रहे हैं तो वह मेटाफिजिक्स हो जाता है, और वह हो जाता है द्रव्य के फॉर्म में। अब देखिए, बड़े कमाल की बात यह है कि काम ऊर्जा का कोई भौतिक स्वरूप है नहीं। वह कहता है, ओशो कहते हैं कि काम ऊर्जा का जो भौतिक रूप है वो अति सूक्ष्म है, और अगर 48 अणु स्त्री के भीतर हैं काम ऊर्जा के, तो 47 अणु ही काम ऊर्जा के पुरुष के पास है। अब बड़े साइंटिफिक तरीके हैं ये समझने के कि काम वृत्ति को, काम ऊर्जा को समझने के लिए अणुओं से बात की जा रही है कि आणविक शक्तियां, तो शक्ति जब बात कर रहे हैं शक्ति की, तो 48 शक्तियां ओशो ने गिनाई है कि 48 शक्तियों से संचालित हो रही है स्त्री की ऊर्जा, काम ऊर्जा, और 47 अणुओं से संचालित हो रही पुरुष की काम ऊर्जा। ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा चकित कर देने वाला दृश्य है। और ओशो इस बात को भलीभांति कह रहे हैं कि जब शक्ति स्त्री के रूप में, प्रकृति के रूप में, और स्त्री जीवन ऊर्जा के रूप में, जननी के रूप में, स्त्री हर रूप में हमारे सामने है, हमसे श्रेष्ठ है,
हमसे एक अणु अधिक है, उसके भीतर इतना संयम, इतना धैर्य, इतना आचरण, इतना अनुशीलन और इतनी जो चित्त की इस साधना है, वह कैसे मौजूद है कि वह काम ऊर्जा से संचालित नहीं हो रही है और चाहती है कि निवेदन पुरुष की तरफ से हो, जिसके पास एक अणु कम काम ऊर्जा का। और कहते हैं दूसरी तरफ एक अणु कम काम ऊर्जा से संचालित होने वाला वह पुरुष अतिरेक तक चला जाता है स्त्री के साथ साहचर्य करने की स्थिति को लेकर। यानी उसके केवल शरीर की ऊर्जा से सम्मिलन नहीं है, संवेगों का आंतरिक रूप से, चित्त वृत्तियों का आंतरिक रूप से और हमारी चेतना का, पुरुष की चेतना का स्त्री की चेतना से, हमारी स्मरण शक्तियों का स्त्री की स्मरण शक्तियों से, यानी दो स्मृतियों का, दो चेतनाओं का, दो चित्तवृत्तियों का और दो तरह की काम इच्छाओं का सम्मिश्रण जब होता है तब एक नई काम ऊर्जा पैदा होती है। यानी जिसे हमारे यहाँ इस तरह से देखा गया कि एक तरफ आधा शिव है और शिव के साथ शक्ति है, तो अर्ध नारीश्वर कहा गया शिव को। ठीक वही विचार आप देखिए कि उन्होंने भी कहा कि इसीलिए हमारी पूरी सृष्टि फेमिनिन है। ओशो ने भी यही बात कही है, IIT बाबा ने भी इसी बात को रखा कि हम फेमिनिन है। मुख्य रूप से हमारा मैस्कुलिनिटी के साथ जो संबंध है वह खतरनाक है, वह आक्रामक है और वह पूरी तरह से हिंसक है। हमारा आचरण ही ऐसा है क्योंकि हम एक अणु कम है। पुरुष जो इस धरती का संरक्षक होता है वह इस धरती के साथ, इस प्रकृति के साथ साहचर्य करने के लिए हिंसक हो उठता है, आक्रामक हो उठता है और वह काम ऊर्जा के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से एक अणु जिसके कारण वह पूरी सृष्टि में संचालित कर रही है अपनी ऊर्जा। यानी जैसे सृष्टि संचालित करती है जीव जगत को, जंतु जगत को, प्राणी जगत को, उसी तरह से स्त्री संचालित कर रही है। यह जो मैस्कुलिनिटी से भरा हुआ समाज है और यह जो प्राण तत्व है मनुष्य का, नर का, नारी के प्रति, उसको संचालित कर रही, उसको जन्म भी दे रही है, उसे काम ऊर्जा भी दे रही है और अपने विभिन्न स्वरूपों में उसके साथ सहयोग कर रही है। वह माँ के रूप में सहयोग कर रही है, उसमें भी काम ऊर्जा का संचालन एक दूसरे रूप में हो रहा है, वह स्तनपान करा रही है। और यह बड़ा अद्भुत दृश्य है बच्चे और माँ के बीच में। इसी तरह से कहते हैं कि इस काम ऊर्जा को समझने की जरूरत है जब वह स्तनपान के रूप में निकल रही है। अब देखिए काम ऊर्जा ही संचालित कर रही है, अगर काम ऊर्जा नहीं होगी तो वहां से जाहिर है कि दूध का निकलना, स्तन से दूध का निकलना मुमकिन ही नहीं है। वह काम ऊर्जा से संचालित हो रहा है स्तनपान। क्या वह अपने पति के लिए पत्नी का रूप है, तीसरी तरफ वह अपने भाई के लिए बहन का रूप है, चौथी तरफ वही स्त्री एक बेटी का रूप है अपनी माँ के लिए, और बेटे के या बेटी के लिए अब स्वयं माँ का रूप। पूरी प्रक्रिया में ये देखा है कि हमारा शारीरिक विकास काम ऊर्जा से संचालित हो रहा है, हमारा मानसिक विकास काम ऊर्जा से संचालित हो रहा है, हमारा धार्मिक विकास काम ऊर्जा से संचालित हो रहा है, हमारा वैयक्तिक विकास काम ऊर्जा से संचालित हो रहा है। और इतना ही नहीं, हमारा जो सांस्कृतिक और इसके अलावा ऐतिहासिक जो स्वरूप है, जो चिंतन है, जो चेतना है, वह भी काम ऊर्जा से संचालित हो रही है। अब आप कहेंगे या पूछेंगे कि आखिर जब सब कुछ काम, अच्छा, एक इसको इस रूप में देखा जाए, आप जिस चीज को कह रहे हैं और मैं रजनीश के माध्यम से, ओशो के माध्यम से हम इस चीज को कह रहे हैं, ये IIT बाबा इसको सिरे से, आप जितनी भी चीजों को व्याख्या कर रहे हैं वो IIT बाबा के लिए कोई विषय वस्तु ही नहीं है। इसके पीछे क्या आप रीजन देख रहे हैं? इसका रीजन ये है कि वो विज्ञान की धारा से होकर गुजरे हैं। लेकिन यह भी इसको हम इस रूप में भी समझें
कि अगर वो कहते हैं कि पूरे वेस्टर्न सोसाइटी की जो सोच है थॉट प्रोसेस से ड्रिवन है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से है, शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज है ही संवेदना, अनुभूति, भावना, इमोशंस उसको यह उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। ब्रेन जितना हैप्पीनेस एंजॉय कर सकता है वो उसी के लिए मतलब, तो दोनों इतना कन्फ्लिक्ट कैसे ये चीजें हो रही हैं, थोड़ा इसको ये भी खोलिए। कंफ्लिक्ट, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब आप किसी भी मनोचिकित्सक से जाकर के मिलें, तो ओशो एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं ऐसे मामले में। कहते हैं इस पूरी दुनिया में मनोरोगियों की कमी नहीं है, सारे मनोरोगी। हम मूल रूप से मन की जो इच्छाएं हैं, मन के भीतर की सारी इच्छाएं, उनके अधीन पले बढ़े हैं। हमने अपने आप को बड़ा कभी किया ही नहीं। मन कहता है ये करो, हम ये करते हैं। मन कहता है वो करो, हम वो करते हैं। मन कहता है ऐसे चलो, हम ऐसे चलते हैं। मन कहता है, समाज ने बंधन लगा रखे हैं, संस्कृतियों ने बंधन लगा रखे हैं। और सबसे बड़ा जो चोट है ओशो की वो चोट है धर्म पर। वो कहते हैं धर्म ने सबसे ज्यादा बंधन तो लगा फिर रखा तो फिर तो फिर मार्क्स ने कहा था कि आदमी परिस्थितियों का दास है। मार्क्स ने भी कहा है इस बात को। है। हाँ, लेकिन देखिए ये तीन बातें अलग अलग चल रही हैं। इन्होंने कहा कि हम मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब मन कहाँ से संचालित हो रहा है, अब आते हैं इस पर। तो आप देखिएगा कि जब आप चेतना की बात कर रहे हैं, तो मूल रूप से चेतना है क्या चीज। तो चेतना को कई रूपों में देखा गया है। मूल रूप से अगर विज्ञान की आप बात करें या हम विज्ञान को देखें, तो चेतना केवल और केवल दिमाग में जो चीजें पहुंच रही हैं वो आवेग, वो संवेग, वही चेतना का निर्माण कर रहे हैं। अब ये आवेग कहाँ से पैदा होते हैं? ये आवेग मन से पैदा होते हैं। मन कहाँ से पैदा होता है? तो मन एक मायने में हृदय से पैदा होता है, और दूसरे मायने में उस हृदय के भीतर जो संचालन हो रहा है वह काम ऊर्जा से संचालित होता है। जो धमनियां संचालित हो रही हैं, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि केवल दिल के होने से दिल की धड़कन नहीं चलेगी। आप कोमा में गए, इसका सबसे, जब आप कह रहे हैं ना कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, तो आप कोमा में गए हुए व्यक्ति को देखिएगा कि उसका दिमाग जीवित है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं है कि दिमाग जीवित नहीं है। उसकी चेतना कहाँ चली गई? सिर्फ सेंसेस, आवेग, वो काम ही नहीं कर। और सेंसेस जब काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है उसके शरीर में काम ऊर्जा रूपांतरित हो ही नहीं पा रही उसको संचालन करने के लिए। उसकी जो मन की आवृत्तियां हैं, जो हृदय की गति है, जो उसके मस्तिष्क में पहुंचने चाहिए सूचना तंत्र, इंफॉर्मेशन, वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो काम ऊर्जा की गति रुक जाने की वजह से, इसी वजह से चेतना वहां उसकी कोमा में जा चुकी। अच्छा, सबसे बड़े मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे, जिनको अभय बाबा कह रहे हैं हम लोग, इनको भी समझने की जरूरत है। बार बार ये इस बात की तरफ संकेत करते हैं शून्य, और बार बार एक और चीज कहते हैं चेतना के बाद कि हम अच्छा, इनकी कॉप, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि मैंने ओशो को अध्ययन तो किया ही है। ओशो बार बार इस बात को कहते हैं कि जैसे बाहर जीते हैं वैसे भीतर जियो, ऐसा दुनिया कहती। और आईआईटी बाबा कह रहे हैं जैसा भीतर जी सकते हो, जी रहे हो, जीना चाहते हो, और भीतर जैसा चल रहा है बाहर वैसे ही चलो। ओशो ने भी यही बात कही थी कि भीतर जो पैदा हो रहा है बाहर वही पैदा करो, भीतर जो चल रहा है बाहर वही चलना चाहिए, ठीक वैसे ही चलना चाहिए। भीतर को समझो, और वो भीतर कहाँ है? भीतर शून्य। उस शून्य में आपके भीतर आवेग है, संवेग है, इंद्रियां हैं, मन है, आवृत्तियां हैं, हृदय की गतियां हैं, एक प्राण वायु है और एक चेतना है। इन सब का सम्मिश्रण है। यहाँ जो चीजें पैदा हो रही हैं, इनसे जो हमारे भीतर की दुनिया चल रही, बाहर भी वैसी चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ या पूरी संस्कृतियों में दिक्कत कहाँ है? इस बात को ओशो ने भी कहा है, और बार बार आईआईटी बाबा हंसते हंसते भी कह रहे हैं इस बात को। हाँ हाँ, ये दुनिया क्या समझेगी, ये लोग क्या समझेंगे, ये पागल लोग ये शून्य को क्या समझेंगे, ये शिव को नहीं समझ पा रहे हैं।
ये पार्वती को नहीं समझ पा रहे, ये शक्ति को नहीं समझ पा रहे। नहीं नहीं, यहाँ पर इसको आप सही कर रहे हैं। यहाँ पर इसको इस रूप में अब समझना है कि जो थॉट प्रोसेस जो कह रहे हैं, तो थॉट प्रोसेस की निर्मित ही तब होगी जब आपके मन मस्तिष्क में जो ज्ञान, उपलब्ध ज्ञान, जो आपके शरीर, आपकी क्षमता, आपकी सीमा के अनुसार आप उसको अपने अंदर संग्रहित करते हैं, जैसे एआई को लेकर वो कह रहे हैं। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज अगर आपके पास नहीं है, तो आप अगर एकदम सब कॉन्शियस माइंड में है और या नन कॉन्शियस माइंड में है, तो आपके पास से कम इच्छाएं होती है। ये क्यों हो रहा है? यही तो मुद्दा यहीं पर फंसा हुआ है। जब जब आप जब भी चेतना की बात करेंगे तो चेतना कहीं बाहर से नहीं आई तो है। ऐसे लोगों के पास, जहां पर कह रहे हैं आईआईटी अब है, कह रहे हैं कि वो ऐसे लोग फिर करेंगे क्या? ऐसे लोग की कोई कहीं प्रासंगिक ही नहीं है, एक ढांचा बस है वो, लेकिन वो पूरा ढांचा विदाउट उसकी कोई आप हैं तो मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य कहने लायक। मैं इसलिए इस बात को आपकी सहमति दूंगा कि आईआईटी बाबा जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे सहमति इसलिए लूंगा इस मामले में कि जो हमारा जीवनचर्या है, जो पूरा पाठ्यक्रम है जीवन का, और जो हमारा सामाजिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है जो हमको, और जो हमारी ये पूरी इंस्टीट्यूशनल जो पूरी सब्जेक्टिव नॉलेज की संस्थाएं हैं जो पूरी, और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वो बार बार कहता है कि हमारे पास ना सब्जेक्ट होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम शून्य में चले जाएं। हम शून्य में जाकर देखें तो देखिएगा सब्जेक्ट गायब हो चुका होगा। वो बार बार कहते हैं आईआईटी वाले बाबा कि सब्जेक्टिव कुछ है ही नहीं। अगर आप अपने भीतर झांक कर देखें तो वो लिक्विड की बात कर रहे हैं। चेतना इज अ लिक्विड, और जो काम इच्छा है आप अंततः वो भी लिक्विड रूप में पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, काम और चेतना ये जिन अणुओं से बनी है, मैं बार बार जैसे मैंने कहा था 47 अणु और 48 अणु, तो ये भी लिक्विड ही फॉर्म में है। स्त्री के भीतर स्त्रैण रूप में, पुरुष के भीतर पुरुषत्व के रूप में, और सारी लिक्विड ही है। अणु का जो सबसे सूक्ष्म रूप है वो लिक्विड है। ये साइंस भी साबित कर रहा है, ये मेटाफिजिक्स भी साबित कर रहा है बार बार। इस पर तो बहुत सारी बातें अब लगातार सामने आ रही हैं कि मेटाफिजिक्स इस बात को कह रहा है कि जब आप अणु के भीतर अनंत में जाकर देखेंगे, अणुओं की तमाम संरचना का सूक्ष्म रूप तो वो लिक्विडिटी है, पूरा तरल रूप है, द्रव्य रूप है। तो काम ऊर्जा भी हमारी द्रव्य रूप में है। और चेतन जो जगत है, चेतना के भीतर का जो जगत है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, चेतना के बाहर का नहीं, जो चेतना ने निर्मित कर दिया हमारे बाहर। चेतना के भीतर जो 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 जगत है वो भी लिक्विड के रूप में है। अब ये लिक्विड हमारा सबसे पहले विचार बनाता है। जैसे वो इंद्रियां हैं, वो आवेग है। इंद्रियों में एक चीज गई, हमको किसी ने छुआ तो एक इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय है, उसने मुझे बताया कि किसी ने मुझे छुआ है, ये एक अच्छा टच है या बुरा टच है, ये भी हमें समाज ने बताया। जबकि आदिवासियों में एक बड़ी मजेदार इस मामले में आपको कहानी सुनाता हूँ, ओशो की ही है कही हुई। ओशो कहते हैं कि हमारे भीतर हर रोज सपने में तमाम तरह के आवेग उठते हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। कभी बहुत बुरे, कभी बहुत भयानक, कभी बहुत ज्यादा अच्छे, और कभी बहुत ही मतलब इतने नीच किस्म के होते हैं वो आवेग कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। या फिर कहते हैं किसी स्त्री को लेकर के हमारे मन में स्वप्न चलने लगता है, और उस स्त्री को जंगल में हमने देखा होता है, कहीं देखा। तो कह रहे हैं आदिवासियों की एक कबीलाई जाति, एक संस्कृति है पूरी, और उनका एक कुनबा है। वो करता क्या है कि जब कभी कोई स्वप्न ऐसा देखता है किसी स्त्री के बारे में कि वह स्त्री सुंदर दिख रही है और उसके साथ हमने काम ऊर्जा का अपनी स्थानांतरण किया है और काम ऊर्जा को उसके साथ जोड़ कर देखा है, तो ओशो का एक बड़ा बढ़िया कथन है। वो कहते हैं कि वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशो कहते हैं मैं नहीं कहता, वो आदिवासी जातियों के अंदर नियम ही है, कबीले के अंदर, कि वो स्वयं जाता है और समाज के सारे लोगों के बीच में इकट्ठा होता है और हर अपनी वो बात बताता है जो उसके भीतर घटित हुई है उस रात। और उस घटना से सभी लोगों के भीतर
एक बदलाव देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं न देखी जाएं जिनसे किसी को क्षति पहुंचती हो, जिससे किसी का दिल दुखता हो, या फिर जिससे कोई आहत होता हो, जिससे समाज में कोई बुराई पैदा होनी हो। तो कहते हैं वो क्षमा भी मांगता है इस बात के लिए। जैसे किसी न किसी को कत्ल करते देखा, छुरा भोंकते देखा, या मार देते हुए देखा, हिंसा का कोई भी आक्रामक रूप, वो क्षमा मांगता है सामाजिक रूप से। आदिवासी कबीला के अंदर का एक सदस्य, हर रोज वो सारे इकट्ठा होते हैं। तो ये अपने आप में जो बार बार उसकी बात कही जाती है ना कि विरेचन, जो हमारे एरिस्टोटल का एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक कथन है, और खासकर उसको जीव वैज्ञानिक तरीके से, यानी हम उसको जो है देख सकते हैं कि हम कैसे अपने भीतर के विकारों को बाहर ला सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। यही बात चेतना का हिस्सा है कि चेतना हमें बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और चेतना कैसे बताएगी? हमारे संवेगों से जो आधारित और निर्धारित होता है। हमारे संवेगों को कौन पढ़ा रहा है? हमारी काम ऊर्जा पढ़ा रही। काम ऊर्जा को कौन पढ़ा रहा है? तो यह जो सारा सांगठनिक रूप है, सामाजिक सांस्कृतिक घटक हैं, जो यह जो धार्मिक घटक हैं, ऐतिहासिक घटक हैं, यह हमारी काम ऊर्जा को संचालित करते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। यहीं यहीं पर एक उन्हें ओशो का ही एक उदाहरण दे रहे हैं, वो शायद इसको थोड़ा सा, इस बहस को थोड़ा कहीं ऊंचाई पर ले जाए। वो गुजारियफ एक कोई गुजारियफ एक राइटर की बात से, या फिर एक गुजारियफ, हाँ गुजरियफ, ठीक है। तो कहते हैं कि एक समुद्र के किनारे एक एक महिला जो है वो बैठी हुई है, वो सन सन जो है वो खा रही है, मैंने सन बात कर रही है वो, ठीक है। तो एक युवा, जो दोनों में कोई एक दोस्ती नहीं है, एकदम अनजान है एक दूसरे से, और वो पीठ पीछे वो बैठी हुई है, ये एक युवा आता है और उसको जो है वो चाकू से पीठ के पीछे में वो घोंप देता है, वो उस महिला को। उसकी सुंदरता से उसको मतलब नहीं है, उसकी प्रेम का वो नहीं है, उसके दूर दूर तक किसी तरह से संबंध बनाने की भी उसकी योजना में नहीं है। कोर्ट में यह मामला जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, और साक्ष्य के अभाव में वो उसको मैंने वो माफ कर दिया जाता है। साक्ष्य के अभाव में इसलिए माफ कर दिया जाता है अदालत में, वो अदालत में ये निष्कर्ष ही पर कोर्ट नहीं पहुंच पाते, अदालत पहुंचती है कि आखिर इसके मन मस्तिष्क में ऐसी जब कोई बात थी ही नहीं, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे लगा कि इसको मार करके मैं खुश होऊंगा, हमको खुशी चाहिए, तो इसको इसको मैंने इसकी मैं चाहा कि ये मर जाए, मैंने इसको मार दूं, हत्या कर दूं, इसको चाकू मार दूं। तो वो अदालत कहती है कि अगर इस मन को क्या कहेंगे, ये आदमी भी अपने आप में इतना ही निर्दोष है कि इसको पते नहीं है कि वो क्या है। अब सोचिए यहाँ पर, अब चेतना कैसे काम कर सकती है? आपके शरीर के अंदर जितनी भी क्षमता चीज है, जिसको आप कह रहे हैं काम से, अगर हम उसके माध्यम से चीजों को समझना चाह रहे हैं, और आपने अभी अरस्तु का भी नाम लिया था, चेतना अब है, आईआईटी बाबा अब है कह रहे हैं, जो निश्चित तौर पर ज्ञान और अध्यात्म के सम्मिश्रण भी हो सकता है, कि ये इंडिविजुअल और कन कन, जो हमारे कन और हमारे इंडिविजुअल है, जिसको अरस्तु ने भी बाद में कहा था कि द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए मैन कैन मेक ए माने ए गुड ह्यूमन बीइंग, ये आपको तय करना है कि आपके आपके पास जितनी कोई चीज है, जितनी कोई चीज, मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लीजिए कि आप एक आधी रोटी सूखी रोटी खाते हैं, ठीक है, अब कोई आदमी 100 मक्खन वाली रोटी खा करके या 100 ब्रेड खा करके वो उसकी ऊर्जा तैयार होती है। तो यहाँ जो आधी रोटी खा करके यह ना कहे कि वो 100 रोटी वाले के पास अधिक जो चेतना आई है, अब ये कितना बहुत कठिन काम है इसको समझना, इस चीज को, प्रोसेस को, इस प्रोसेस। हम लोग इस काम को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम चेतना के उन 4-6 रूपों को समझ लें अगर, कि हमारी चेतना दरअसल किन किन चीजों से बंधी हुई है।
हमारी चेतना, ये वैज्ञानिक रूप से सत्य बात कह रहे हैं, चेतना के रूप में कि धर्म चेतना होती है, हमारे पास आगम चेतना होती है, हमारे पास भली चेतना होती है, बुरी चेतना होती है हमारे पास, और हमारे पास नैतिक चेतना होती है, और हमारे पास अनैतिक चेतना होती है। अब आप देखिए कि चेतना के रूप हैं ये, और ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला गया बाकायदा। अब जो उदाहरण आपने दिया था समुद्र के किनारे वाला, तो जाहिर है कि उसकी चेतना में कहीं ना कहीं एक बुरा जो इंसिडेंट कहीं घटित हुआ है, उसका जो प्रतिपक्ष वो जो उसका प्रतिवादित स्वरूप है वो वहाँ दिखाई दिया है। वो अनकॉन्शियस में हुआ हो, सबकॉन्शियस में हुआ हो, कॉन्शियसली हुआ हो, ये एक अलग मुद्दा है। उससे सबूत न मिलने का मतलब ये नहीं कि वो उसने कॉन्शियसली नहीं की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है मनोवैज्ञानिकों ने उस बात को नहीं समझा हो, मनोवैज्ञानिकों को भी लगाया गया होगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लगाया गया होगा, जज वकील सब आए होंगे, लेकिन जो एक बुरी चेतना होती है वो कई बार इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए सबसे बड़ी बात कही गई कि जो ये मनुष्य की चेतना है वो एक महाशक्ति है। अब इस महाशक्ति के भीतर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी है ना सुपर नेचुरल पावर, कि उसकी बुराई को भी कई बार आप प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि वो वास्तव में कितनी बुरी हो सकती है या कितनी महान हो सकती है। इसीलिए इसको बहुत साधारण तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने उसको दो तीन रूपों में बांट लिया कि एक मन है, एक चेतन है, एक अचेतन है ना। और इसके भीतर जो कुछ भी घटित होगा उसे हम क्या करेंगे, होश में किया गया काम, सावधानी से किए गए काम, विचार से किए गए काम, ध्यान से किए गए, सोच समझ कर किए गए, या सचेत अवस्था में किए गए हैं, या फिर मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मैं जिस जगह से आता हूँ, मेरा परिवार परिवेश जहाँ से पैदा हुआ है, वहाँ से हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई, वहाँ से हमारे सारे आचार विचार आचरण सब कुछ जुड़ा होता है। और वहीं से हमको कॉन्शियसनेस चेतना में मिलती है कि हम वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, एक चीज। अब इन सब का समुच्चय होता है इंटरनल नॉलेज, आंतरिक ज्ञान। इसके जरिए हम वो काम संपादित करते हैं। कत्ल करने, जैसे जिन लोगों ने, आप ये देखिए कि एक उदाहरण तो वो हमारे दिल्ली में रेप वाला किस्सा आपने देखा ही था, है ना। उसके पीछे की मानसिकता आपने देख ली, और ये बता दिया गया था कि ये लोग कहाँ से आए थे, गरीब परिवेश से थे, इसलिए इनके मानसिकता में ये था, और इसलिए इन्होंने एक लड़की को देखा और रेप कर। तो ये एक अजीबोगरीब घटना है कि अमेरिका में पहली बार एक ऐसा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बाकायदा ये दर्ज है वहाँ के कोर्ट में, कि एक गरीब बच्चे को हाजिर किया जाता है कोर्ट में, और इसलिए हाजिर किया जाता है कि उसने एक पाप किया है और इसको ऊपर हत्या का आरोप। अब साबित करने के लिए उस बच्चे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है वकील के। कोर्ट कहता है कि इसे संज्ञान में लो, इसने अगर कत्ल किया है तो इसे कोर्ट भी संज्ञान में लेगा, आप भी संज्ञान में ले, और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। सबूत इकट्ठा करने के लिए आपको हम स्वतंत्र छोड़ते हैं, आप जिस तरह से चाहे उन सबूतों को लाएं और पेश करें, तब हम उसे अपराधी मानते हैं। अब आप देखिए, ये जो पक्ष और विपक्ष है ना, कोर्ट में दलीलें पेश करने वाले लोग, ये अपने आप को साबित करते हैं। बुनियादी तौर से वो किसी को दोषी साबित करके ये नहीं कहना चाहते कि वो बुरा इंसान है, वो खुद को बताते हैं कि मैं काबिल इंसान हूँ और मैंने उससे बुरा साबित किया है। कई बार ऐसा हो चुका है, और तमाम बार आपने खुद यहाँ भारत की कोर्ट के वकीलों के किस्से भी पढ़े होंगे बाद में किताबों में, कि उन्होंने अभी मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों को फांसी हुई, उसके बाद अदालत के रिटायर्ड जज तक ने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि उनको फांसी हुई। तो ऐसे बहुत सारी किस्से। तो उस लड़के के मामले में भी क्या हुआ, बच्चा था वो, नाबालिग बच्चा, सुधार गृह में भेजा जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने कहा सबूत लेके आओ पहले कत्ल का। अब मुसीबत ये हुई कि सबूत उसके पीछे कहाँ से लाए जाए। तो वकीलों ने क्या किया, उसके घर परिवार आसपास का माहौल देखा तो बहुत ही भीषण गरीबी का माहौल था, जहाँ पर चोरी, जहाँ डकैती, जहाँ कत्ल, जहाँ
किसी भी तरह का अपराध करना मुमकिन था। और उस समाज में अपराध हो रहे थे गरीबी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से। तो इन लोगों ने उस समाज को एक आधारभूत सबूत के तौर पर इकट्ठा किया कि यहाँ इतने देखिए अपराधी बसे हैं, यहाँ इतने इतने तरह के, सोचिए उसको अब सजा देनी है। उसने कहा ठीक है, हम कॉमन कंसेशनस का सहारा लेते हैं, एक नया टर्म इजाद किया और इस बहाने से वो उसको सजा भी बकायदा करते, आजीवन कारावास। ये बड़ा अद्भुत किस्सा था। ऐसे ही तमाम किस्से यहाँ भी घटित हो रहे हैं भारतवर्ष में। जब जज रिटायर होने के बाद कहते हैं कि देखिए ऐसा है, क्योंकि सबूत पेश किए गए कॉमन कंसेशनस को लेकर के भी, हमें लगा कि वो इस देश के लिए और इस समाज के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो हमें तो अपना जजमेंट देना पड़ा। ऐसा भी हुआ है। खैर, ये चेतना का सवाल है। अब देखिए चेतना संचालित कहाँ से हो रही, इस तरह की निर्णायक चेतना। तो जैसे ही मैंने आपको कहा ना कि यह जो आंतरिक ज्ञान आपको मिल रहा है वह आपके परिवेश से मिल रहा है। और वो परिवेश कहाँ से बन रहा है? वो परिवेश बन ही रहा है दरअसल आपका जो समाज है और आपका जो सांस्कृतिक ढांचा है, वहां से पैदा हो रहा है। आपका राजनीतिक जो स्टेटस है, आपका अपना एग्जिस्टेंस, कि आप ऊपर उठ कर जाना चाहते हैं, आप वहां से तय करते हैं कि चेतना को कहाँ ले जाना है। अब आप आईआईटी बाबा की चेतना की बात करें तो आईआईटी बाबा की चेतना केवल उन चीजों से संचालित हो रही है जो उसने वैज्ञानिक रूप से अणुओं, परमाणुओं की परिघटनाओं को, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को लेकर के, और एरोस्पेस के तमाम जो घटक हैं उनको पढ़ाई के दौरान अनुभव किया और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। अभी उसका ये एक प्रयास है और हम लोग इसको एक अच्छा प्रयास मानेंगे कि वो किसी एक ऐसे बुरे काम की तरफ नहीं गया है, वो लोगों को सचेत करना चाहता है। और चेतना का बुद्ध ने भी कहा था, बुद्ध का एक बड़ा अच्छा जो ओशो का कथन है कि बुद्ध इसलिए बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए कि उन्होंने शून्य को स्वीकार किया अपने अंतर ध्यान होने पर। वो जब तक ध्यान में रहे तब तक तो वो शून्य में थे, तब तक उनके पास एनलाइटमेंट तो आया ही नहीं। एनलाइटमेंट उनको तब आया जब यह विचार आया कि इस शून्य के भीतर रह करके हम कुछ नहीं कर सकते। और वो समाज में जब लौट रहे हैं तब उनको एनलाइटमेंट आया कि दुख का समाधान क्या हो सकता है, मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है, कैसे दुखों को समाप्त किया जा सकता है। कह रहे हैं जब लौट आए वो उस शून्य से बाहर, तो मुझे लगता है कि यह जो हमारे अभय आईआईटी बाबा हैं, ये जिस शून्य की बात कर रहे हैं वो शून्य से समाज में मनुष्य की चेतना के विकास का जो चरण है वह पूरा तो नहीं होगा। तो शून्य से बाहर आकर के समाज में उनको योगदान देना होगा। तो अब यह योगदान किन किन रूपों में वो देंगे, वो अपनी आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और आत्मचेतना के विकास के तौर पर ही देंगे। जो उन्होंने ज्ञान समेटा है, अब वो ध्यान से समेटा, साधना से समेटा। हम अगले हिस्से में इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो शून्य में जाने का मतलब वो यह नहीं कहते हैं, वो यह भी कहते हैं कि आपको अपने कर्म के माध्यम से आप गृहस्थ में रह करके काम कर सकते हैं, आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यह तय करना है आप अपने कर्म के माध्यम से कि आप रावण के फेवर में है कि राम के फेवर में है। यानी रावण और रावण के बीच में कोई एक गलत है, कोई एक गलत है। आपको यह तय करना है कि आप राम के पक्ष में है कि रावण, कोई एक गलत है, अच्छा क्या है ये आपको अपने कर्म से तय करना है। जी, अगर आप कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं। मैं इस बात को केवल कह करके आज के बिंदु को समाप्त करूंगा कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी संभोग से समाधि की ओर को, तो ओशो अपने इस मामले में जिस काम ऊर्जा की आप बात कर रहे थे, ओशो बहुत साफ तौर पे इस किताब में कह रहे हैं कि अगर 100 आदमी पागल होते हैं तो उनमें से 98 आदमी सेक्स को दबाने की वजह से पागल हो जाते हैं। और कहते हैं अगर हजारों औरतें स्वाभाविक रूप से हिस्टीरिया, अब 98 आदमी सच को दबाने में के
के चलते पागल हो रहा है कि 98 आदमी अपनी दमित इच्छाओं को दबाने के चलते पागल, इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जी 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 जी। तो इसी क्योंकि तरह से सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, और काम इच्छाओं के रहते भर में कोई आदमी सत्य के किसी एक अंश के करोड़वां या अरबवां हिस्सा तक नहीं पहुंच पा सकता है। जी देखिए, यहाँ पर उन्होंने सेक्स की बात की है, काम की नहीं। हमें बार बार इस बात को ध्यान देना होगा। इसीलिए उन्होंने काम का एक छोटा हिस्सा, काम का सबसे मतलब सबसे निचला हिस्सा सेक्स है, काम ऊर्जा का। यहीं पर वो सबसे बड़ी ना, बात उसमें अब इसमें चूंकि विमर्श में कई इसके एंगल हैं, चूंकि मनुष्य की उत्पत्ति ही उस क्रिया प्रक्रिया से होती है, इसलिए मनुष्य के अंदर वो सभी चीज उस क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर वो मौजूद है। क्योंकि इससे अलग की कोई दुनिया तो बातचीत हो नहीं रही है, तो उस क्रिया से जब मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है तो उसको इग्नोर तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें द बेस्ट ऑफ माने कॉन्शसनेस, जिसको आप चेतना के जो माने मूल्यवान स्रोत कह सकते हैं, या चेतना की प्रकाष्ठा कह सकते हैं, हम लोग उस तरफ जाने की ओर माने उसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी। और आप समझिए, मैं इसमें इस बात को लेकर खत्म करूंगा कि आप देखिएगा कि पशु और मनुष्य के भीतर सेक्स को लेकर केवल एक बड़ा अंतर यही है कि पशुओं में मौसम होता है, मनुष्य के सेक्स करने का कोई मौसम नहीं होता। जी, तो चेतना का विकास कहाँ करना है और हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हम लोग आगे भी इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपने बहुत बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी।